डायरेक्ट एस्पेक्ट है दिया हुआ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, हमने क्या प्रश्न पूछा था, इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय नीति आयोग। पहले तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग क्या है, ये कितने मेंबर्स होते हैं, है ना, कैसे सेंटर और स्टेट के, जो हमने जैसे लक्ष्मीकांत में पूरा चैप्टर है, ठीक है, वो चीजें। और ऐसा नहीं होता, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने वो तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, अगर वो छोड़ दिया तो फंसने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्या सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नीति आयोग के बारे में बताओ, ठीक है ना, तो उस टाइम पर आना चाहिए सिंपल 4 मार्कर 8 मार्कर। हमने क्या था कि मेजर इनिशिएटिव्स क्या है, क्या सोच के पूछा जा रहा है। देखो यार, नीति आयोग कहीं भी जुड़ जाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और मैं ये चाह रहा था आपको कन्वर्जेंस समझ आए, जैसे अलग अलग ना, कहाँ कहाँ पर ये कन्वर्ज कर रहा है। और दूसरा ये भी होता है कि जो एस्पेक्ट्स इसके अंदर हैं, जो भी इनिशिएटिव्स इसके अंदर है, अगर कोई पूछना चाहे 4 मार्कर में वो भी पूछ सकता है। अदरवाइज और कोई भी ऐसे लिख लो, ये तुम चिपका ही सकते हो, तो इफ यू आर गुड इनफ, नीति आयोग जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही मेजर प्लानिंग का एस्पेक्ट है इसके अंदर। तो चलिए नीति आयोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, मेजर इनिशिएटिव्स क्या है नीति आयोग द्वारा जो लिए जा रहे हैं। तो एसडीजी इंडेक्स 2020-21 अभी निकाला था, ठीक है, ये किसके साथ कोलैबोरेशन में करते हैं हम, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेट करके इसको किया जाता है। यहां पर अभी इंडिया, जैसे ये ना कि केरला ने टॉप किया था, है ना, कॉम्पोजिट स्कोर 75, यहां पर 16, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया में कैसे अप्लाई किए जा रहे हैं उसको देखा जा रहा है। देखो एसडीजी अपने आप में एक टॉपिक है जो मेंस में पूछा जा सकता है ना, ऐसे में यूज किया जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, डेवलपमेंटल पॉलिसीज में यूज किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश को अगर आप देखो तो कहां पर है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इसमें गोल वाइज हमने टॉप किया है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में, हिमाचल प्रदेश। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो नीति आयोग ने इसको कब लॉन्च किया था, 2018 में। किस चीज के लिए, कंट्री की जो प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, जैसे एसडीजी के अंडर जो हम बात कर रहे होते हैं गोल्स, ये डाटा ड्रिवन असेसमेंट की जा रही है एसडीजी गोल्स की, किस चीज के लिए, ताकि जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, जो हमारी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज, जो हम शब्द यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इसके अंडर किया जा रहा है, ठीक है। नीति आयोग है, जब हम बात कर रहे हैं तो ट्विन मैंडेट की बात होती है, क्या करना है इन्होंने, एक तो अडॉप्शन को देखना है ना, और दूसरा मॉनिटरिंग देखनी है। पहले तो ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और फिर कैसे वो अडॉप्ट हो रहा है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। स्कीम्स भी है, देखो स्कीम्स है उसमें अपनी सजेशंस देते हैं, बाद में उसको मॉनिटर करते हैं और फीडबैक देते हैं, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, है ना, इम्प्लीमेंटेशन वाला एस्पेक्ट इनके हाथ में नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करती है, सरकार। नीति आयोग एक, है ना, अनबाइस्ड इंस्टीट्यूशन की तरह रहती है उसमें, क्योंकि तभी प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग लाया गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, एसडीजी की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं जो हमारे एसडीजी अप्लाई हो रही है, और इससे कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, है ना, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है ना, दो स्टेट्स के बीच में, है ना, कंपटीशन कराने, स्वच्छता अभियान, दो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन करा रहे हैं। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट्स के बीच में कैसे कोऑपरेशन है, एक दूसरे को वो कैसे हेल्प करे, है ना, इन एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं। तो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, जो आर्टिकुलेशन है, जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नेचर है हमारे ग्लोबल इश्यूज का। एसडीजी, है ना, 2030 तक जो एजेंडा है हमारा, ठीक है, उसको हम अपने नेशनल गोल्स, नेशनल स्कीम्स के साथ अट्यून करना है ना, इंक्लूड करना है, ताकि वो अच्छे से हम अप्लाई कर पाए। यहाँ 2015 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने हैं इसमें, 17, है ना, 17 इसमें एसडीजीज हैं। तो ये कमिटमेंट्स हैं जो एमडीजी के बाद हमने लाई है, ताकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में चल रही है उसको सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर एसडीजी इंडेक्स है, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें जो क्रॉस सेक्टोरल, अलग अलग सेक्टर से जो ना रेलेवेंस है पॉलिसीज के अक्रॉस सिविल सोसाइटी, बिजनेस और एकेडमिया, इन सबको एक साथ लाया जा रहा है एसडीजी इंडेक्स के अंडर, ठीक है। तो नीति आयोग इस पे काम कर रही है। क्या क्या चीजें अप्लाई करते हैं, क्या मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर गोल वाइज स्कोर है जितने भी आपके एसडीजीज रहेंगे।
ठीक है, तो गोल वाइज स्कोर ये एसडीजी के ऊपर रहेंगे हर एक स्टेट और यूटी के अंदर। तो स्कोर कहां से कहां तक, 0 से 100 तक इसको मैनेज किया जाता है। अगर एक स्टेट या यूटी क्या अचीव कर रही है 100, तो इसका मतलब है टारगेट अचीव हो चुका है, अदरवाइज उस रास्ते में हम काम कर रहे हैं, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। यहां जितना ज्यादा होगा आपका स्कोर स्टेट या यूटी का, उतना ज्यादा उसने वो अचीवमेंट कर ली हुई है। ठीक है, उस रास्ते में वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट और यूटी है, इसको हमने किन कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है आपकी एस्पिरेंट्स जो स्टार्टिंग 0 to 49 है, फिर आपकी परफॉर्मर 50 से 64, फिर फ्रंट रनर 65 से 99, और जो 100 पहुंच चुका है, जो टारगेट है फुलफिल कर चुका है, उसको अचीवर के अंदर कंसिडर किया जाता है। ये हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। फर्दर है ना, जब हम परफॉर्मेंस कैसी हो रही है स्टेट के अंदर, तो इस चीज को समझो। तो केरला है ना, ये आपका टॉप पोजीशन पे रह रहा है कॉन्टिन्यूसली, ये है ना 3rd एडिशन है जिसमें ये टॉप पोजीशन पे रहा है। इसका स्कोर 75 है, इसके बाद तमिलनाडु है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। ये दोनों क्या स्कोर कर रहे हैं, 72। तो हम 2nd नंबर पे है अभी। तो यहाँ पर बाकी एंड सबसे नीचे कौन है, बिहार, एक झारखंड, असम, इनको वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कंसिडर किया है। एक हम टर्म भी यूज करते हैं बीमारू स्टेट्स, ठीक है ना, जहां पर थोड़ी पॉवर्टी ज्यादा है, इश्यूज थोड़े ज्यादा है। तो यहाँ बिहार, झारखंड, असम वर्स्ट परफॉर्मिंग है। बाकी जितने भी स्टेट्स है उनमें इंप्रूवमेंट देख रही है। मिजोरम और हरियाणा जो है, इनमें सबसे ज्यादा गेन्स देखे गए, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इन स्टेट्स में हुई है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, तो यहां पर जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है ना, बाकी नीति आयोग है, देखो इन्होंने और क्या किया है, एक हमने एसडीजी इंडिया इंडेक्स देखा, फिर कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था, कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था, है ना। और इसमें कॉम्पोजिट वाटर में 2018 में था, किस चीज के लिए, हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव और द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं उसी के लिए। क्योंकि हाँ, इंडिया के अंदर वाटर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, इसमें देखो कौन कौन से एस्पेक्ट्स है। तो यहाँ एक्शनेबल गाइडेंस दी जाएगी स्टेट को, है ना, जो अच्छा काम कर रहे हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए, और जिनमें इश्यूज है तो उनको क्या करना चाहिए, किस एरिया में काम करना चाहिए, बेसिकली वाटर इश्यूज को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो कौन कौन से थीम्स है, एक है सोर्स ऑग्यूमेंटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, तो जो है ना वाटर बॉडीज है उसको रिस्टोर करो, ऑग्यूमेंट करो। इसके अलावा ग्राउंड वाटर की ऑग्यूमेंटेशन है, इसके अलावा मेजर और मीडियम इरिगेशन सप्लाई साइड मैनेजमेंट, इसको इंप्रूव करना है। फर्दर हमारा ये पार्टिसिपेटरी इरिगेशन प्रैक्टिसेस है, ये डिमांड साइज मैनेजमेंट है। एक देखो सप्लाई साइड देख रहे हैं, मेजर और मीडियम इरिगेशन, फिर हम क्या बात कर रहे हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट है। वाटरशेड डेवलपमेंट, जिस एरिया से पानी आ रहा होता है पूरे वाटरशेड को डेवलप करना, तो ये कहीं ना कहीं सप्लाई साइड मैनेजमेंट हो गया। फिर पार्टिसिपेटरी इरिगेशन प्रैक्टिसेस है, यहाँ डिमांड, सब लोग मिलके पार्टिसिपेटरी इरिगेशन देख रहे हैं। फिर सस्टेनेबल ऑन फार्म वाटर यूजेज प्रैक्टिसेस, पानी जो यूज कर रहे हैं विद इन द फार्म, ये सस्टेनेबल हो सके। जैसे होता है ब्राउन वाटर का कॉन्सेप्ट है कि एक बार पानी यूज कर लिया फिर दोबारा से उसी को रीयूज करना, ठीक है ना, रीयूजेज, ये वाले एस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं। तो यहाँ रूरल ड्रिंकिंग वाटर है ना, अर्बन वाटर सप्लाई सैनिटेशन पॉलिसी और गवर्नेंस, इन सब पे काम कर रहे हैं। ये सब थीम्स है और इन सब के लिए कुछ कुछ वेटेज रखी हुई है। ठीक है, इसके बेसिस पर आप कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को बनाते हैं। इसमें ठीक है, तो क्यों है, अगर हम बात करें तो हम वाटर चैलेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 820 मिलियन पीपल है ना वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं इंडिया में। तो यहाँ पर और रह कहाँ रहे हैं, ये 12 रिवर बेसिन के बीच में हम लोग रह रहे हैं। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कितना है ना, ये हमारा 1000 मीटर क्यूब है ऑफिशियल थ्रेशोल्ड, ये जो हम कहते हैं ना फैल्कन मार्क इंडेक्स, इसको हम यूज भी कर रहे हैं इस वाटर वाटर स्ट्रेस इंडेक्स के अंदर। तो ये फल्कन मार्क इंडेक्स इंडिकेटर या वाटर स्ट्रेस इंडेक्स, इसमें क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा मतलब कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है वाटर स्कैर्सिटी के लिए।
ये डिफाइन करता है जैसे वाटर स्कैरिसिटी कैसे है कि टोटल वाटर रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, कितना पानी मिल रहा है, और इसको मेजर कैसे कर रहे हैं, स्कैरसिटी की रिन्यूएबिलिटी, जैसे ना अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल फ्रेश वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर ईच पर्सन ईच ईयर, दोबारा से भी पानी है ना जो मिल रहा है रीयूजेज के लिए। तो यहाँ पर अमाउंट जो रिन्यूएबल वाटर का है पर पर्सन पर ईयर, अगर ये 1700 है ना मीटर क्यूब से कम है तो ये वाटर स्ट्रेस के थ्रू जा रही है, 1000 मीटर क्यूब है तो ये वाटर स्कैरसिटी, और 500 मीटर क्यूब से कम है तो फिर एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, तो हम 1000 के आसपास चल रहे हैं, इस वजह से मतलब हम वाटर स्कार्स कंट्री है, इस तरीके से इसको देखा जाता है। और हाँ, नीति आयोग है, इसको बनाने में हेल्प कर रही होती है। फर्दर अटल इनोवेशन मिशन अगर हम बात करें है ना, ये फ्लैगशिप इनोवेशन के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अटल इनोवेशन मिशन ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ताकि कल्चर ऑफ इनोवेशन डेवलप किया जा सके। अटल टिंकरिंग लैब्स की हम बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक नया प्रोग्राम पॉलिसीज डेवलप की जाए इनोवेशन के लिए अलग अलग सेक्टर्स में। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमी है ना, पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, और इनके साथ ये कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। क्या होगा, बच्चे हैं, जगह मिल रही है, आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करो। अगर वो वहां पर आपको सारे टिंकरिंग, टिंकरिंग का मतलब छेड़खानी है ना, तो आप कर सकते हो, वहां पर सीख सकते हो, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल रहेंगी। तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स है उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अवेयरनेस, ताकि एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर जैसा बनाया जाए। और इसमें भी होता है अगर कोई अच्छे से कुछ डेवलप कर पा रहा है तो फिर उसको पेटेंट के लिए भी हेल्प किया जाएगा, और ये होता है फंडिंग है ना, कोई फंड क्या बोलते हैं, एंजल फंडर्स है ना, एंजल फंडिंग भी वहां पर मिल सकती है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो अटल इनोवेशन मिशन है ना, इसने लॉन्च किया गया था फेज 1, ये सेकंड एडिशन है आपका अटल इंडिया चैलेंज AMC 2.0 है ना, ये ANIC, इसमें अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, पहले भी किया गया था ANIC 1.0। वो कब था, 2018 में, किस चीज के लिए, इनोवेशन है ना, इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज है, इनको लेके आना है जो लोगों के लिए रेलेवेंट रहेगी। यहाँ पर आपका अटल ऑल इंडिया चैलेंज जो है, अटल ऑल इंडिया चैलेंज, इसमें फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये, इनोवेशन का कौन चला रहा है, नीति आयोग। यहाँ पर भी किस चीज के लिए किया जा रहा है, देखो जो नई टेक्नोलॉजी है इसको नर्चर करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे सिलेक्ट और सपोर्ट और नर्चर करना है टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन। कोई भी जो सेक्टोरल चैलेंजेस जो है, जो इश्यूज है, जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई जो इशू है और चैलेंज है जो सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है, उसके लिए हेल्प करनी है अटल न्यू इंडिया चैलेंज के अंदर। यहाँ पर ये इनोवेशंस है, प्रोटोटाइप स्टेज तक ये बनवाते हैं, सॉलिसिट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। सिलेक्टेड जो स्टार्टअप्स होंगे, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको जो उन्होंने चीजें बनाई हैं उसको कमर्शियलाइज स्टेज तक पहुंचाने के लिए, तो 12 से 18 महीने का जो पीरियड रहता है उसमें ये हेल्प करते हैं, ताकि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर जो इम्प्लीमेंटेशन का पीरियड है ना, उसको फुलफिल किया जा सके और जो नए स्टार्टअप्स है वो कमर्शियलाइज हो सके। जो एस्पेक्ट्स हैं, एक है अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है, किस चीज के लिए, एक इंडिविजुअल को एक जगह मिल रही है, ठीक है, जहां पर वो चाहे ना बनाना कुछ चाह रहे हैं, टिंकर करना है ना, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट स्कूल्स के अंडर डेवलप करने के लिए। फिर अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास स्टेटस के ना अलग अलग डायमेंशंस के लिए इंक्यूबेटर के मॉडल्स है ना यहाँ पर मिलते हैं, ताकि इंडिविजुअल यहाँ पर जो उसके दिमाग में चीजें चल रही हो, इंक्यूबेट क्या होता है जिसमें चीजों को बड़ा किया जाता है ना, जैसे छोटा सा होगा ना, वायरस है, बैक्टीरिया है, रख दिया उस स्लाइड में, बड़ा हो रहा है, इंक्यूबेटर्स। फिर अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस चीज के लिए किया जा रहा है, सब लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो कुछ इनोवेटिव कर सके, तो इनोवेटिव कुछ करने के लिए foster production innovation and aligning them to the needs of various sectors or ministries। इसके अलावा मेंटर इंडिया कैंपेन, मेंटर इंडिया कैंपेन ये नेशनल लेवल पे है, नेशनल मेंटर नेटवर्क, ये कोलैबोरेट कर रहा है पब्लिक सेक्टर के साथ, कॉर्पोरेट के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, ताकि सपोर्ट हो सके है ना, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मिलके इनिशिएटिव्स लिए जा सके। फिर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है हमारा,
स्पेसिफिकली किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, ताकि जो कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन हो सके, है ना, जो कम्युनिटी से रिलेटेड, इसके अंदर जो आइडियाज है ना, अनडिजर्व्ड या अनडिजर्व्ड रीजन्स जो भी हमारे कंट्री के रहेंगे, तो टायर 2 टायर 3 सिटीज, उसके जो इश्यूज है, उसके तो कम्युनिटी सेंट्रिक जो इश्यूज है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज अराइज, है ना, ये किस चीज के लिए है कि आप इनोवेशन रिसर्च कर रहे हो एमएसएमई सेक्टर में, है ना, अराइज। तो ये एस्पेक्ट्स हमारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। फर्दर अटल इनोवेशन मिशन, यहां पर है अटल इनोवेशन मिशन है, इन्होंने लॉन्च किया था अपना ANIC 1.0 है, 2018 में लॉन्च हुआ था। इनोवेशन न्यूज में इसलिए भी चल रहा था कि सेकेंड एडिशन है अटल इनोवेशन इंडिया चैलेंज का। वन था किस चीज के लिए है, ताकि आपका इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज जो लोगों के लिए रेलेवेंट है उसको लाया जा सके। इसमें अटल न्यू इंडिया चैलेंज की हम बात कर रहे हैं, किसने चलाया है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा नीति आयोग का। किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, ताकि आप सेलेक्ट कर सके, सपोर्ट कर सके, और टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन है इनको साथ में लाया जा सके। तो अटल इनोवेशन मिशन, ये अटल न्यू इंडिया चैलेंज, यहाँ पर इनोवेशन कर रहे हैं, प्रोटोटाइप स्टेज में हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को, किसके थ्रू, कमर्शियलाइजेशन, है ना। 12 से 18 मंथ तक यहाँ पर इसके अंडर हेल्प की जाती है। फर्दर साथी प्रोजेक्ट, ये आपका किस चीज के लिए है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, किस चीज पे फोकस कर रहा है, दो मेन सेक्टर्स पे फोकस कर रहा है, एजुकेशन और हेल्थ। दो सेक्टर्स रहेंगे यहाँ पर, एक हमारा एजुकेशन है और दूसरा हेल्थ है। किस चीज के लिए, यहाँ कोशिश की जा रही है रोल मॉडल स्टेट्स को बनाने के लिए। यहाँ पर साथी, ये साथी हम डेवलप करने की कोशिश करें, एक एजुकेशनल सिस्टम होगा है ना स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर्स इसके सेंटर में होंगे। 2017 में ये उड़ीसा है, ये पहले है ना वो जो 3 स्टेट्स जिन्होंने शुरू किया था, तो इसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, जो नीति आयोग ने स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट के लिए, साथी प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट किए थे। इस इनिशिएटिव में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स है इनको ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे, है ना, गोल ड्रिवन एक्सरसाइजेस कुछ सजेस्ट किया जा रहा है कि ओवरऑल किस एरिया में अचीवमेंट करनी है, और इसमें है ना रोल मॉडल स्टेट्स, इसको एजुकेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और 2020 तक, है ना, 2020 के एकेडमिक ईयर तक इसको फुलफिल करना है। तो साथ ही प्रोजेक्ट ये नीति आयोग चला रहा है। इसमें देखो क्या क्या चीजें की जा रही है, क्या क्या क्रिटिकल इंटरवेंशन इसमें होंगे। देखो डायरेक्टली ये आपको प्रश्न की तरह भी आ सकता है, या वही एजुकेशन का एस्से लिख रहे हो उसमें भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्रिटिकल इंटरवेंशंस कौन कौन सी है, एक तो स्कूल मर्जर्स करने हैं, या फिर रेमेडिएशन प्रोग्राम चलाने हैं, ट्रेनिंग चलाने। बेसिकली जो टीचर्स है ना, टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट रहेगी या उनकी रैशनलाइजेशन रहेगी, इसको इंस्टीट्यूशनली रीऑर्गेनाइज करना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करेंगे और स्टेट लेवल पे भी करेंगे। और ये MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, IT, इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन में ये जनवरी 2018 से एस्पेक्ट्स लाए जा रहे हैं, ताकि जो टीचिंग का लेवल है उसको इंप्रूव किया जा सके। जब हम मर्जर ऑफ स्कूल की बात करते हो, ये किस चीज से हो रहा है, ताकि जो रिसोर्सेज है उनको कंसोलिडेट किया जा सके, ताकि प्रॉपर एजुकेशन दी जा सके। तो क्या क्या मतलब रिसोर्सेज की हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे टीचर्स है, लाइब्रेरीज है, लेबोरेटरीज है ना, प्ले इक्विपमेंट्स हैं, इन सब को प्रोवाइड करना, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। ओवरऑल हम क्या चाह रहे हैं कि क्वालिटी स्कूल्स बने, मॉडल स्कूल्स बने। तो बहुत, क्योंकि अभी क्या होता है हर जगह स्कूल खोलने का, प्राइमरी स्कूल हर जगह खोलो, अब हम क्या चाह रहे हैं क्वालिटेटिवली उसको इम्प्रूव करना है। तो जहां स्कोप है मर्जर हो। और MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में यूज किया जाता है, इसको यूज करने की बात हो रही है, ताकि जो स्कूल मैनेजर है वो डिटरमाइन कर सके कि एम क्या है स्कूल के, स्ट्रेटेजिक प्लान्स वो डेवलप करे, और जो पैसा है, रिसोर्सेज है, वो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो ये सारी चीजें कहाँ होती है नॉर्मली, अगर हम इसको देखेंगे
है ना। कॉर्पोरेट्स में यूज किया जाता है ना, पहले से एक प्लान करना है, पैसा कितना लगना है, खर्च होना है, प्लानिंग में जो एस्पेक्ट्स हैं वो अब हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। और ओवरऑल जो स्टाफ की परफॉर्मेंस, जैसे हम देखते हैं ना प्राइवेट में, स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब इसमें देखा जाए और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए इसमें काम किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट की, ये कैसे मॉनिटर करा जा रहा है, ये नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप है एनएसजी और सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट सीपीएमयू, ये आपका नेशनल लेवल पे और स्टेट में स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है एसपीएमयू, ये स्टेट लेवल पे मॉनिटर करता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है और ओवरऑल ये किस चीज के लिए है, ताकि हमारे देश में एजुकेशन इंप्रूव कर सके। फिर नीति आयोग में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 2018 में। किस चीज के लिए है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, ये डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है जहां पर कम प्रोग्रेस हो रही है, उसके की सोशल एरियाज में इंप्रूवमेंट करनी है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है ना। यहाँ पर आपका क्या क्या प्रोग्राम में क्या क्या चीजें की जाती है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या है, जितनी स्कीम्स है उनको एक साथ लेके आना, तो सेंटर और स्टेट की जो स्कीम्स है उनको कन्वर्ज करा जाता है इसके अंडर। इसके अलावा कोलैबोरेशन की बात होती है, सेंटर स्टेट है ना, ये प्रभारी ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, ये सब लोग एक दूसरे के साथ, तो कन्वर्जेंस में हम क्या बोल रहे हैं, दो स्कीम्स अगर अलग अलग चीजों की है एक साथ लाई जाए अगर उसमें कनेक्टिविटी है। और कोलैबोरेशन में क्या हो रहा है, सेंटर और स्टेट के जो लोग हैं वो लोग एक साथ आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ताकि अच्छे से काम किया जा सके। कोलैबोरेशन। फिर कंपटीशन, तो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, यहाँ पर डेल्टा रैंकिंग, मंथली डेल्टा रैंकिंग की जाएगी। इसके थ्रू हम आपस में एक कंपटीशन की भावना लेके आ रहे हैं, कंपटीशन लाएंगे। तो डेल्टा रैंकिंग है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये कंबाइन करती है कि वहां पर कितना ये इनोवेटिव यूज ऑफ डाटा किया जा रहा है, जिसे हम बात करते हैं ना कि एक प्रैग्मैटिक एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, जो लोग हैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए ना, विद इन द डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है, तो ये मेजर कॉन्टूर्स है हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के। ठीक है, और कौन इसको है ना ध्यान रख रहा है, वही कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन कराता है, सब नीति आयोग के अंडर चल रहा है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। तो नीति आयोग ने ना अभी एक असेसमेंट फर्दर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है उसके लिए भी एक रिपोर्ट निकाली थी। इसमें क्या हो रहा है कि कैसा वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे हॉस्पिटल्स। देखो हेल्थ में ये चीज यूज हो सकती है, हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली भी हो सकता है कोई पूछेगा नहीं, बट आप यूज कर सकते हो। हेल्थ का ऐसे है इंट्रोड्यूस, क्योंकि ऐसा होता है कि नीति आयोग शुड डू समथिंग, ये फिर ऐसा हो जाता है एक जनरल सी बात, जैसे आर्टिकल 21 हर जगह लग जाता है। बट वही है कि अब अगर आप एग्जैक्ट फंडामेंटल राइट का नंबर लगा के बता दो, ठीक है 19 है ना, स्पेसिफिकली किस चीज के लिए वो आर्टिकल, तब वो अच्छा लगता है। अदरवाइज फंडामेंटल राइट तो हर जगह जुड़ता है, राइट टू लाइफ हर जगह जुड़ जाता है, ठीक है ना। वही एस्पेक्ट, तो जैसे आप हॉस्पिटल या हेल्थ के बारे में लिख रहे हो, तो नीति आयोग इसने रिलीज करी आप इनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसमें क्या हो रहा है, फिर से वही बात, एक कोलैबोरेशन की बात हो रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और WHO इसके साथ मिलकर निकाली गई है। डाटा वैलिडेशन कैसे हो रहा है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है हॉस्पिटल्स का, हेल्थ केयर प्रोवाइड ये कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड्स, इसके साथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने कंडक्ट करी थी ग्राउंड लेवल पे वैलिडेशन डाटा के लिए। यहां पर हमारा हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS, MIS की हम बात करें तो यहाँ पर HMIS है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा। ये आपका 2017-18 से यूज किया जा रहा है बेसलाइन की तरह, इस चीज को देखने के लिए कैसी सर्विसेज हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जा रही है। फर्दर हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, 2019 के लिए भी निकाला था, तो नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स निकालती है, इसमें रैंकिंग करती है स्टेट्स की। किस बेसिस पर हेल्थ इंडेक्स निकाला जाता है, यहाँ जैसे यूपी है, यूपी सबसे लास्ट है ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस में, लार्जर स्टेट की। जो केरला है ये आपका टॉप में था, ठीक है। यहां पर
आपका रिपोर्ट क्या डिवाइड कर रही है इसको 3 पार्ट्स में। कौन कौन सी स्टेट्स है हमारी, लार्जेस्ट स्टेट है, फिर स्मॉलर स्टेट है, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज है, इसमें ओवरऑल डिवीजन है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो मिजोरम बेस्ट परफॉर्मिंग है, नागालैंड है ये सबसे नीचे था। तो ये कौन देता है, कौन इसको बनाता है, तो नीति आयोग है ना। तो नीति आयोग क्या कहता है, ये चंडीगढ़ ये टॉप कर रहा है यूनियन टेरिटरीज में, दादर नगर हवेली सेकंड है, दिल्ली है ये थर्ड है। उत्तर प्रदेश जो स्टेट्स है बड़ी, उनमें से ये 19 स्टेट ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस, जो बड़ी स्टेट्स है इसमें नीचे है 30.57। या बाकी इन टर्म्स ऑफ ये इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट इंक्रीमेंटल चेंज बेस ईयर के हिसाब से हो रहा है। हम क्या कहते हैं कि बेस ईयर जो लिया है, बेस ईयर हमारा क्या है 18-19, तो उसकी रेफरेंस में इसकी इंप्रूवमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपकी यूपी में है। इंक्रीमेंटल जो जंप होता है एक साल में जो इन्होंने इंप्रूव किया है वो सबसे ज्यादा है, स्पेसिफिकली हेल्थ के एस्पेक्ट्स में। बाकी ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस की बात की जाए लास्ट स्टेट्स में, तो केरला फर्स्ट है ना 82, इसके बाद तमिलनाडु है जिन्होंने स्कोर किया है, फिर तेलंगाना ये थर्ड पोजीशन में रहेंगे 69.96। तो हेल्थ इंडेक्स है, इसमें ओवरऑल 24 इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, और देश में है ना ये कैसा परफॉर्म हो रहा है हेल्थ, उस एस्पेक्ट को देखते हैं अलग अलग इंडिकेटर्स के बेसिस पे। फिर ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर इंडेक्स, ये वाला एस्पेक्ट आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो, है ना। तो ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर इंडेक्स है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने प्रपोज किया था कि नया इंडेक्स बनाया जाएगा। किस चीज के लिए, कि स्टेट्स कैसा जो पॉलिसीज है, सरकार के जो प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, ताकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो सके। उस चीज को इंक्लूजन के लिए यहाँ मतलब इंक्लूड किया गवर्नमेंट ने, स्कीम का ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा एग्रीकल्चर लेवल पे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये फार्मिंग ये सिर्फ प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटी ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक फूड सिक्योरिटी, अगर हम क्यों इस पे काम कर रहे हैं, ताकि देश में फूड सिक्योरिटी आ सके। लेकिन हम वही देख रहे हैं कि इसमें कंट्री बट एज ये बिजनेस एक्टिविटी की तरह अगर इसको देखा जाए तो कौन कर रहे हैं, जनरली फार्मर को इसमें एंटरप्रेन्योर की तरह देखा जाए तब ये चीज होगी। तो इस इंडेक्स में क्या करते हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे। क्या क्या पैरामीटर्स है, जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर मार्केटिंग रिफॉर्म्स कैसे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, जो हमारा इनपुट की कॉस्ट है, जो शुरू में पैसा लगता है, क्या वो कम हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। गवर्नेंस और लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना चेंज आ रहा है, रिस्क जो है कितना कम किया जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में रिस्क है, उसको कितना, जैसे हम इंश्योरेंस की बात करते हैं उससे भी तो कम होते हैं। तो स्टेट उन पॉलिसीज को कितना इंप्लीमेंट कर रही है। फिर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी कितनी उस एरिया में बढ़ रही है, जैसे इरिगेशन वगैरह के लिए कितना काम हो रहा है, हाई यील्डिंग वेराइटीज उसको यूज करने के लिए कितना काम हो रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए कितनी हो रही है, ये सब एस्पेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस इंडेक्स नीति आयोग देखता है। फिर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, कौन करता है, नीति आयोग किसके साथ करता है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इनके साथ मिलकर निकालता है। मॉडल आपका जो GIA है ना, इनोवेशन इंडेक्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो GIA क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ना। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे मॉडल्ड है, जो हमारा इंडिया में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कैसे काम करता है। यहाँ इंडेक्स ये GIA होगा तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे मॉडल किया हुआ है, किस चीज के लिए, कि हम कितना जो इनोवेशन इकोसिस्टम है इंडिया की स्टेट्स का यूनियन टेरिटरीज है ना, इसके लिए गवर्नमेंट कितनी वही पॉलिसीज कितनी डिजाइन हो रही है ताकि देश के अंदर इनोवेशन हो सके। क्या हम काम कर रहे हैं है ना, जैसे अटल इनोवेशन मिशन है तो यस इस पे काम हो रहा है। देखो इंडेक्स में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, कैसे अप्रोच देखें तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है कि कुछ पैरामीटर्स जैसे हम देख रहे होते हैं ना कितनी इनोवेशन हो रही है, तो उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल मेजर्स क्या है कि कितने पैटेंट्स लिए जा रहे हैं, है ना। तो पहले यही देखा जाता था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पेटेंट्स पर मिलियन पॉपुलेशन कितने हैं, या फिर पब्लिकेशन कितनी हो रही है जर्नल्स की, या फिर आपका स्पेंडिंग कितनी हो रही है
इस पे मतलब रिसर्च पे कितनी स्पेंडिंग हो रही है हमारी इन जनरल, है ना। इनोवेशन को समझने की एक ट्रेडिशनल अप्रोच ये है। लेकिन अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे होते हैं इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, इसमें और क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, तो यहाँ पर पैरामीटर्स जैसे इंडियन इकोनॉमी से कुछ डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना है, ठीक है, इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? यूथ पॉपुलेशन जो काम करती है, कितने से कितने साल तक है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड की एज ग्रुप? 15 to 65 है, 64 में लो भाई, 65 में दो। जो वर्क एज, वर्क मतलब जो काम कर सकते वाली, वैसे तो अपने यहाँ पे तो कितना 58 पे रिटायर हो जाते हैं, बट स्टिल आपने देखा होगा ना कई जॉब्स है 65 तक चलती है, जजेस वगैरह है ना, 62, सेंटर में 65। तो यहाँ पर क्या क्या इंडिकेटर यूज किए जाते हैं? तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स जो रखे जा सकते हैं इसमें, कि कितने पीएचडी स्टूडेंट्स हैं और उनको नॉलेज है ना, नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है। नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जैसे पढ़ाने वाली चीजें हाई लेवल पे, जैसे ना कि यूनिवर्सिटीज है वहां पर, या आईआईटीज है, जहाँ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी जो एक तरह से रिसर्च भी करते हैं, क्योंकि सोशल साइंसेज में भी रिसर्च होती है ना। इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कितने हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं जो इंक्लूडेड है इसके अंदर, या फिर R&D में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितने पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स है जिनको अप्लाई किया जा रहा है, कितने इंटरनेट के सब्सक्राइबर है, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि इंटरनेट इज अ ग्रेट लेवलर, हम कहते हैं ना कि नॉलेज अब इंटरनेट से लोगों तक जा रही है। इसके अलावा जैसे रिसर्च है, इसके लिए एफडीआई का इनफ्लो कितना होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर देखे जाते हैं, ताकि मतलब ये सब की जिस इन सब चीजों की वजह से कैसे इनोवेशन हो सके, ठीक है, जो हेल्प करते हैं। इसके अलावा विमेन के एस्पेक्ट में आप क्या यूज कर सकते हो, है ना, ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है ना, ये ऑर्गेनाइज किया गया था, 5th एडिशन है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, WTI। ये भी नीति आयोग करा रहा होता है। इसमें क्या है, ये WTI अवार्ड से 75 वुमेन अचीवर्स को दिया गया था सेलिब्रेट करने के लिए ना, सशक्त और समर्थ भारत। तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंथम, है ना, इसमें ये नारी शक्ति, ये कैलाश खेर जी है, इन्होंने इसको गाया भी था, ठीक है, प्रेजेंट किया गया था यहाँ पर इस इवेंट में। तो विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, इसके लिए काम हो रहा है। फर्दर अवार्ड्स जो है, अगर हम इसको बात करें तो ये क्या है, अवार्ड WTI अवार्ड्स है, एनुअल इनिशिएटिव होता है, हर साल होता है। किस चीज को कमेमोरेट कर रहे हैं हम, कि जो विमेन है, विमेन ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर्स जो भी कर रहे हैं, जैसे इंडियन वुमेन, है ना, इसमें लीडर्स और चेंज मेकर्स जब वो बन रहे हैं, तो ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर्स कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं, और 2018 से दिया जाता है अवार्ड, है ना, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं। होस्टेड किसके अंडर? नीति आयोग, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो इसका स्पेशल फोकस आपका एंटरप्रेन्योरशिप पे रहेगा। जो वुमेन ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ओवरऑल एम्पावरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनको इंक्लूड इसमें किया जाता है। इसके अलावा गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस अपने आप में भी एक टॉपिक है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है, जैसे 8 उसके एस्पेक्ट्स गुड गवर्नेंस के कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो गुड गवर्नेंस इन जनरल इसको भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स ना, कौन ला रहा है ये गुड गवर्नेंस डे? 25 दिसंबर इसको लाया जा सकता है। कौन प्रिपेयर करता है? DARPG, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंस, है ना, मिनिस्ट्री किसके अंडर है? पर्सनल ना, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। तो यहाँ पर 49th हमको ये शैंडलियर्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सी, है ना, GGI रिपोर्ट जो होती है शैंडलियर्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें 49th इंडिया को लाया गया है। और हमारे IT जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो रिफॉर्म आ रहे हैं उसको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। तो GGI एक कॉम्प्रिहेंसिव और इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क है। तो इसमें क्या क्या चीजें की जाती है, कैसे असेस किया जा सकता है? बेसिकली गुड गवर्नेंस, जो स्टेट की गवर्नेंस कैसी चल रही है, यूटीज में कैसे हो रहा है, इसको रैंकिंग दी जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ताकि एक बेसिकली टूल बनाने की कोशिश की जा रही है, टू क्रिएट अ टूल जो क्या करेगा, यूनिफॉर्मली स्टेट्स के अलोंग, अलग अलग स्टेट्स में ये असेस कर सकता है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज चला रही है, जो भी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस कर रही होती है सेंट्रल या स्टेट लेवल पे, वो सच में क्या
ऐसा होता है कि ग्राउंड रियलिटी पे क्या क्या उसका इम्पैक्ट है, इस चीज को देखा जाएगा। जो आपका सीजीआई फ्रेमवर्क है, इसमें ये इंडेक्स प्रोवाइड करता है एक कंपैरेटिव पिक्चर्स कि जो स्टेट्स है विद इन दो स्टेट्स के बीच में कितना वो गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वही जो हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, वो इन जनरल एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे भी आ सकता है। तब आपको ये एस्पेक्ट्स लिखने हैं कि स्टेट्स के बीच में ये एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इसकी वजह से लाई जा रही है। एग्जाम्पल, ठीक है, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स से ये क्या कहता है, 20 स्टेट्स इन्होंने इंप्रूव किया है अपना कॉम्पोजिट सीजीआई स्कोर, तो इसका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव हुआ है। बाकी जो सीजीआई है ये इंसाज क्या कर रहा है, कैसे हम करते हैं इसको, बायएनुअल, 2 सालों में एक बार इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस पे भी नीति आयोग काम कर रहा है। इसके अलावा नीति आयोग है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये वही वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, ये 5th एडिशन अभी करवाया था, है ना। ये 75 विमेन अचीवर्स है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये सशक्त और समर्थ भारत। तो यहाँ पर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने, ये नारी शक्ति ने इसको लाया गया था कैलाश खेर के द्वारा। इस चीज के लिए है ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर विमेन कर रही है, और 2018 से पोस्ट किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर देखो एरियाज क्या क्या रहेंगे इसमें, क्या क्या कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है आपकी पब्लिक और कम्युनिटी सर्विस, अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो एक पब्लिक कम्युनिटी सर्विस है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए, प्रमोट आर्ट कल्चर हैंडीक्राफ्ट्स जो इसको प्रमोट करेगा, और डिजिटल इनोवेशन। इन एस्पेक्ट्स पे इस पे अवार्ड्स दिए जाएंगे विमेन को, और ओवरऑल विमेन एम्पावरमेंट है थीम हमारा, है ना, उसमें यूज किया जा सकता है। बाकी अभी हमारा नीति आयोग है, इन्होंने रिलीज किया है स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया, है ना, एट द रेट ऑफ 75 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो 5 ईयर प्लान्स को ये रिप्लेस कर रहा है। ओवरऑल प्लानिंग है, प्लानिंग की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लाया जाता है। अब एक प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग की बात होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, सिर्फ 5 साल के लिए नहीं सोच रहे हैं ना, 3 ईयर्स है, फिर 7 ईयर्स है, फिर 15 ईयर्स है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म हम प्लानिंग कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पर आपका ये 75 ईयर्स डॉक्यूमेंट है, तो 5 ईयर प्लान है, इसको रिप्लेस कर रहे हैं। किस चीज के लिए लाया जा रहा है, ताकि हमारी जो कंट्री है उसकी जीडीपी ग्रोथ हो सके। तो कंट्री, है ना, हम डबल डिजिट ग्रोथ की डिमांड कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ 9 से 10%, और कंट्री को 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 22-23 तक। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इनको अचीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे 41 एरियाज है ना, तो 41 एरियाज में इसको काम करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स फॉर 2022 इसमें है। फिर अभी तक क्या काम किया है, किन चीजों की वजह से दिक्कत आ रही है, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स, और आगे हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, ये डॉक्यूमेंट इसमें लाया गया है। तो डॉक्यूमेंट था, है ना, इसको प्रिपेयर किस चीज कैसे किया है, सेंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने प्रॉपर डिस्कशंस करी, और उसके बेसिस पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया अलग अलग स्टेक होल्डर्स को साथ में ला के। बाकी यहाँ पर ये डिसएग्री किया गया है, जिसे हम कहते हैं ना, ये डॉक्यूमेंट ये डिससेग्रीगेटेड किस चीज में, 4 सेक्शंस में है। क्या क्या 4 सेक्शन है, एक है ड्राइवर, है ना, किन चीजों से ये आगे बढ़ रहा है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करेंगे। इसके अलावा इंक्लूजन, कैसे लोगों को इंक्लूड किया जाए ग्रोथ स्टोरी के अंदर। और फाइनली गवर्नेंस। ठीक है, ये 4 एस्पेक्ट्स है जो इस डॉक्यूमेंट में लिखे गए हैं। देखो ये 4 शब्द पता होने चाहिए, बेसिक आपको इस डॉक्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा एक बार देख के जाना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75, नीति आयोग, मतलब बहुत इसमें अच्छी अच्छी बातें की गई है, रिफॉर्म्स की बातें की गई, एरियाज है, 4 सेक्शन, जैसे 4 एरियाज इंपॉर्टेंट है। कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कैसे लोगों को इंक्लूड किया जाए, कैसे गवर्नेंस इंप्रूव की जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अगर अभी नीति आयोग देखा जाए क्या चल रहा है, तो पहला हमारा इंडिजिनियसली डिजाइंड हमारा हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट है, इसको डेवलप किया जा रहा है। हुआ क्या था, एक मतलब नीति आयोग है मिथेनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम।
ठीक है, वो नीति आयोग प्रमोट कर रहा है, ठीक है, उसके अंडर ये हो रहा है। तो गवर्नमेंट है, ये बेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है ना कि ये मिथेनॉल बना रहे हैं हाई ऐश, ये कोल इंडस्ट्री से, ठीक है, तो कि हम इसको डेवलप किया जा सकता है इंडियन कोल से। तो यहाँ पर क्या क्या एस्पेक्ट्स, तो नीति आयोग इसके मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, ये किस चीज के लिए, कि इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है उसको कम करना है ना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको हम कम करना चाह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज है जो इमिट हो रही होती है, तो यहाँ पर, और जो हमारा कोल रिजर्व्स है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इन चीजों को हम यूज करके कन्वर्ट करेंगे और मिथेनॉल बनाएंगे मेनली, क्योंकि म्यूनिसिपल वेस्ट हमारे पास बहुत ज्यादा है देश के अंदर ना, कोल तो है ही, और इसमें इन हाउस कैपेसिटी असिस्ट करेगी, जैसे इंडिया की कोल गैसिफिकेशन है ना, कोल को सीधा गैसिफिकेशन करना, तो इसमें कोल गैसिफिकेशन मिशन भी है, किस चीज के लिए, इससे क्या होता है, थोड़ा पॉल्यूशन कम होता है, डायरेक्ट गैसिफिकेशन है ना, तो यहाँ पर ये कोल टू हाइड्रोजन प्रोडक्शन, हाइड्रोजन मिशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ओवरऑल इन सब को भी नीति आयोग थोड़ा सा एक डायरेक्शन दे रहा है, इसीलिए तो नीति आयोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ है ना एक प्लानिंग एस्पेक्ट्स में ही है, और एस्पेक्ट्स को भी देख रहा है, जैसे ई अमृत पोर्टल है, देखो ई अमृत पोर्टल में क्या बातें होती है, यहाँ पर जो मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उन सब की, बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जैसा इन्होंने बनाया हुआ है, तो ई अमृत पोर्टल एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरह काम करता है, जितने भी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो जो भी मिथ्स है लोगों के दिमाग में कि खरीदे कि नहीं खरीदे, जो इन्वेस्टर्स है कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सरकार की क्या पॉलिसीज है, कितनी सब्सिडीज मिलेगी, ये सारी चीजें एक जगह पर लाई गई है, क्यों, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट की जा सके, लोगों की जो मिथ्स है ना, उसको तोड़ा जा सके, भंजन किया जा सके, तो यहाँ पर पोर्टल आपका किसने, नीति आयोग होस्ट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इन्होंने साथ में किसके कोलैबोरेट किया हुआ है, एक्सचेंज प्रोग्राम है यूनाइटेड किंगडम के साथ ना, तो यूके इंडिया जॉइंट रोड मैप 2030 तक हमने बनाया है, तो दोनों कंट्रीज के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसको साइन किया हुआ है, तो ई अमृत पोर्टल, ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बढ़ सके, यहाँ पर क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट करे जो गवर्नमेंट के आपके अवेयरनेस है, इन जनरल भी गवर्नमेंट अवेयरनेस ला रही है, ये उस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, इसके अलावा लोगों को, कंज्यूमर को सेंसिटाइज कर रही है कि अगर वो ईवी की तरफ जा सकते हैं तो क्या बेनिफिट होंगे, ठीक है, तो इन जनरल नीति आयोग ने प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, तो देखो अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन, इसके लिए भी नीति आयोग काम कर रही है, देखो इनिशिएटिव्स पूछे गए हैं, बट हाँ मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो नीति आयोग का बेसिक्स है वो सारा क्लियर होना चाहिए, देखो उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों नीति आयोग बना, नीति आयोग आजकल क्या कर रहा है प्लानिंग के एस्पेक्ट्स में, ठीक है, फर्दर हाँ ये सारी चीजें हैं है ना, कि इनिशिएटिव जो भी नीति आयोग ले रहा है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं ना कि अलग अलग एरियाज में जितने भी इनिशिएटिव अगर आप याद करके जाएंगे है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसे में भी ये पक्का यूज हो ही सकता है, ठीक है ना, देखो विमेन है आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक एरियाज में यूज हो सकता है, हेल्थ में यूज हो सकता है, एजुकेशन में यूज हो सकता है, ठीक है, तो इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है जहां पर इनको यूज किया जा सकता है, तो ध्यान रखना।